आज हम करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट 10th का फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें आज हम करेंगे स्वस्थ रहने के नियम। स्वस्थ रहने के नियम। हम किन किन नियमों का पालन करेंगे? स्वस्थ रहने के नियम। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, और आज हम जो नियम हैं स्वस्थ रहने के वो करने जा रहे हैं। 10th का लेसन नंबर फर्स्ट है ये फिजिकल एजुकेशन का, और फर्स्ट लेसन में आज का हमारा विषय है स्वस्थ रहने के नियम। पहला नियम देखिए, नंबर 1, नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का मतलब क्या है, आप समझेंगे यहाँ कि नियमित दिनचर्या किसे कहते हैं। नियमित दिनचर्या का मतलब ये होता है कि जो काम आप करते हैं वो नियमित रूप से हो। सुबह से शाम तक का आपका जो भी कार्य है उसका एक नियम होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह आप उठेंगे, कुल्ला करेंगे, फ्रेश होंगे, आप नाश्ता करेंगे, स्नान करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होंगे, स्कूल आएंगे, स्कूल में पढ़ाई करेंगे, छुट्टी के बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद आप खाना खाएंगे, उसके बाद आप गृह कार्य करेंगे, शाम के टाइम आप खेलने के लिए जाएंगे, फिर घर आएंगे, डिनर लेंगे, आपका पढ़ाई का काम जो बाकी बचा है वो संपन्न करेंगे, फिर सो जाएंगे, और फिर इसी तरह से अगले दिन की एक्टिविटी चलेंगे। नियमित दिनचर्या का यही मतलब होता है। ये एक्टिविटी रेगुलर रूप से आपकी होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का बदलाव इसमें आप नहीं करेंगे। टाइम टू टाइम आप जो है नियमित रूप से काम करेंगे। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर पढ़ाई करना, टाइम पर खेलना, ये सभी के सभी कार्य नियमित दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो पहला नियम स्वस्थ रहने का यही है कि आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को अपनाएं, एक प्रॉपर तरीके से अपनी दिनचर्या को अपनाएं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 2 है यहाँ। सेकंड नंबर क्या है? शरीर की सफाई। शरीर की सफाई। देखिए, शरीर की सफाई में आप क्या करेंगे, हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहने का नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपको स्वस्थ रहना है, अपने शरीर की साफ सफाई रखनी है। शरीर की साफ सफाई में क्या आ जाता है? दांत आप साफ रखेंगे, अपने बाल साफ रखेंगे, नाखून काट के रखेंगे, नित्य प्रति आप स्नान करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, और हर प्रकार से अपने आप को जो है स्वस्थ रखने के लिए सफाई रखेंगे। अपने आसपास की जगह साफ रखेंगे, जहां आप रहते हैं अपने घर में वहां सफाई रखेंगे, स्कूल में आप सफाई रखेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, ठीक ढंग से अपने बालों को कंघी करेंगे, अपने नाखून जो है वो छोटे रखेंगे, अपने शरीर के अन्य संबंधी कोई भी बीमारी ना लगे अन्य प्रकार की, इसलिए अपने आप के शरीर की साफ सफाई आपको रखनी है। तो शरीर की सफाई रखना भी स्वस्थ रहने का एक नियम है। नंबर 3 है स्वच्छ वस्त्र। आपके वस्त्र कैसे हों? आपके वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम के अनुसार आपके कपड़े होने चाहिए। गर्मी के मौसम में आपके कपड़े हल्के होने चाहिए, पतले होने चाहिए, सूती होने चाहिए, और सर्दी का अगर मौसम है तो आपके वस्त्र ऊनी होने चाहिए। वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए, टाइम टू टाइम को प्रेस वगैरह भी कर लेनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से कटे फटे वस्त्रों को आप नहीं पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने।
मैले वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से आपको स्वस्थ वस्त्रों को पहनना आवश्यक है। नंबर 4 है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, आपको पता ही है संतुलित भोजन हम किसे कहेंगे। ऐसा भोजन जो बैलेंस डाइट होता है उसको संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के 6 आवश्यक तत्व माने गए हैं। जो 6 तत्व हैं वो संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। 6 में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है आपका, जिसको अनाजों के रूप में आप लेते हैं। नंबर 2 आपका प्रोटीन है। प्रोटीन को आप दालों के रूप में लेते हैं। मांस, मछली है, अंडा है, दूध है, इनसे हम जो है संतुलित भोजन के रूप में प्रोटीन लेते हैं। उसके अलावा वसा है, घी और तेल से हम वसा की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा खनिज लवण है, फल और सब्जियों से हमें खनिज लवण, मसाला वगैरह, नमक वगैरह से मिलते हैं। इसके अलावा आपके विटामिन हैं, विटामिन फल और सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं, और जल है। तो संतुलित भोजन लेना बहुत आवश्यक है। ये सभी भोजन के 6 के 6 पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ना अधिक होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट लेना, संतुलित भोजन लेना भी आवश्यक है। नंबर 5 है नियमित व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नियमित रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज आप थोड़े समय के लिए क्यों ना करें, लेकिन नियमित रूप से अगर आप करें तो आपको काफ़ी फायदा मिलता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो ये एक आवश्यक अंग है हमारे स्वस्थ रहने का। एक नियम है कि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए। नंबर 6 देखिए, स्वस्थ रहने के लिए नंबर 6 कौन सा नियम प्रयोग में हम लाते हैं वो हम यहाँ करेंगे, और वो है उचित आराम व नींद। स्वस्थ रहने के लिए ये भी जरूरी है कि आप उचित आराम और नींद लें, क्योंकि हमारे शरीर की जो एक्टिविटियां होती हैं उनकी वजह से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं और उनमें इलेक्ट्रिक एसिड नामक एक पदार्थ बन जाता है जो कि मांसपेशियों को थकान पैदा करता है। इन थकान को दूर करने के लिए, मांसपेशियों को रिलैक्स रखने के लिए और समय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से उचित आराम और नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने शरीर से काम लेते रहे और उसको आराम नहीं दिया तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, हम बीमार हो सकते हैं, और नींद न लेने पर भी हमें शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से जो है वो नींद लें। नींद लेना और आराम करना भी एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक नियम है भोजन का, स्वस्थ रहने का। इसके अलावा अगला है हमारा मादक वस्तुओं का सेवन ना करें। मादक पदार्थों से परहेज रखें। मादक पदार्थों को हम जो है नशीले चीज़ों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थ हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है उसको क्षीण बनाते हैं, हमारी मांसपेशियों के अंदर स्थिरता पैदा करते हैं और उसकी वजह से हमारी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है। तो ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए ये भी एक नियम है कि मादक पदार्थों का सेवन ना किया जाए, परहेज किए जाएं। नंबर 8 है शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण, देखिए आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से आप नेगेटिव सोच ना रखें, आपके विचारों में शुद्धता हो, ईर्ष्या वगैरह आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपके मन में बिल्कुल शुद्ध विचार हो,
आपके विचार ऊंचे हों और आप निम्न सोच ना रखें, बुराइयों की तरफ आपका आचरण ना हो, आप सात्विक जीवन जिएं, आपके जीवन में ब्रह्मचर्य हो, आप बिल्कुल इस तरह से रहें जैसे एक सन्यासी रहता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है वो एक सन्यासी की तरह है, एक तपस्वी की तरह है, उसको तपस्या करनी पड़ती है। बाकी दुनिया के जितने भी ऐशो आराम है उन सबको त्याग करके उसको विद्या ध्यान में पूरा ध्यान लगाना है। तो शुद्ध आचरण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध आचरण से ही एक विद्यार्थी की शुद्ध भावना होगी और शुद्ध भावना से वो पढ़ाई कर पाएगा। अगर उसको विभिन्न प्रकार की बुराइयां जो लतें समाज में फैली हुई हैं, बुरे बुरे विचार जो समाज में फैले हुए हैं, उनसे अगर वो दूर रहेगा तो वो सही अपने स्वास्थ्य को रख सकेगा। अगला पॉइंट नंबर 9 है डॉक्टरी सलाह। हमें समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहने का ये भी एक नियम है कि डॉक्टर से आप सलाह लेते रहें। किसी भी प्रकार की अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस होती है, किसी प्रकार की समस्या अगर आप महसूस करते हैं शारीरिक और मानसिक, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। डॉक्टर से सलाह लेने से आपको कोई बीमारी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको महसूस होती है तो समय रहते उसका पता चल सकता है और आप अपनी बीमारी का समय पर इलाज करवा सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये थे कुछ स्वस्थ रहने के नियम जो आज हमने किए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आज एक टॉपिक आज और करेंगे हम, मृदा प्रदूषण। प्रदूषण देखिए क्या है प्रदूषण। सबसे पहले तो हम प्रदूषण को समझेंगे। जो वातावरण है हमारा, उसके अंदर जो आसपास का हमारा वायु पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसके अंदर अवांछनीय तत्वों का मिलना, चाहे वो जल में मिल जाए, चाहे वो वायु में मिल जाए, चाहे वो भूमि में मिल जाए, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, पूरे वातावरण में प्रदूषित पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के आगे चल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये अलग अलग इसके पार्ट हैं। तो आज हम जो प्रदूषण का पहला पार्ट करेंगे वो है मृदा प्रदूषण। मृदा मृदा प्रदूषण आज का हमारा विषय है। देखिए मृदा का मतलब है मिट्टी, इसको हम मिट्टी भी लिख सकते हैं। मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण क्या है। देखिए मिट्टी के अंदर जहरीले तत्वों का मिल जाना, मिट्टी के अंदर रासायनिक प्रदूषकों का मिल जाना मिट्टी प्रदूषण है। मिट्टी प्रदूषण के रूप में देखें तो आप जैसे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें हम डाल रहे हैं जमीन के अंदर, तो मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं। विभिन्न प्रकार के खरपतनाशी जो खरपतवारों को मारने के लिए जो केमिकल छिड़के जा रहे हैं स्प्रे के रूप में, उन सब चीज़ों का मिल जाना मिट्टी के अंदर प्रदूषण हो जाता है। सिर्फ जहरीले तत्वों का मिट्टी के अंदर मिल जाना ही प्रदूषण नहीं है, बल्कि उसका कट जाना। देखो रासायनिक तत्वों के मिलने से वह भूमि के कटाव से भी मृदा प्रदूषण होता है। देखिए रासायनिक तत्वों के मिल जाने से वह भूमि के कटाव से भी मृदा प्रदूषण फैलता है। मृदा प्रदूषण का कारण है, दो कारण हैं। देखिए रासायनिक तत्वों का, जहरीले तत्वों का मिल जाना भूमि के अंदर, और भूमि का कटाव हो जाना। कटाव भी दो प्रकार से होता है। देखिए कटाव जो है वो दो प्रकार से होता है। एक कटाव है वो है आपका जल द्वारा,
भूमि का कट जाना बाढ़ के दौरान, और दूसरा है वायु द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा प्रदूषण का फैलना। जल जो है पानी को, जल का बहाव जो है वो मृदा को काट के ले जाता है, बहा ले जाता है मृदा की ऊपरी परत को, और मृदा को अनुपजाऊ बना देता है, मृदा को प्रदूषित कर देता है। या फिर व्यस्त जो पानी के अंदर गंदगियां घुली रहती हैं, जैसे शहरी पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो आकर के मिट्टी में मिल जाए तो भी जल का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण हो जाता है। और जल के द्वारा कटाव भी होता है भूमि का, बाढ़ के दौरान जल काट लिया जाता है जमीन के ऊपरी भाग को, तो भी जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु द्वारा भी जो है प्रदूषण कटाव होता है, क्योंकि तेज गति से चलने वाली वायु जो है ऊपरी परत को बहा ले जाती है, और ऊपरी परत को बहा के ले जाने से मृदा का प्रदूषण फैल जाता है। इसके नियंत्रित करने के उपाय भी जानेंगे आज हम, मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय क्या किया जाएगा मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए? नंबर 1 है इसमें बांध बनाकर। देखिए, जो मृदा प्रदूषण कटाव द्वारा होता है भूमि के ऊपरी भाग का, जो ऊपरी परत का बह जाना, तो हम बांध बना करके मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं, मृदा के प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्योंकि बांध द्वारा अगर पानी को रोक लिया जाएगा तो जो बहाव द्वारा, पानी के बहाव द्वारा जो मृदा का प्रदूषण होता है उसको हम रोक सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 है ढाल वाले स्थानों पर सीधी नुमा खेत बनाना, सीधी नुमा खेती करना। देखिए, ढाल वाले स्थानों पर सीधी नुमा खेती करके भी हम जो है मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं, मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। नंबर 3 है वनों का या पेड़ों का विकास करना, वनों या पेड़ों का विकास करके भी हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो है वो मृदा को पकड़े रहती हैं और मृदा जो है वो कटाव नहीं होगा उसका, और उसमें खाद वगैरह भी उनके पत्तों से लग जाएगी। और नंबर 4 है घास भूमियों का विकास करना, घास भूमियों का विकास करना। ये भी एक मुख्य कारण है कि घास भूमियाँ जो है उनका विकास कर लिया जाए। अगर ढालू जमीन के ऊपर अगर घास लगा दी जाए तो भूमि के कटाव को रोकेगी वो, और मिट्टी के कण उसके अंदर रुक जाएंगे और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ये कुछ एक कारक हैं जो मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 5 है, नंबर 5 में क्या है कि आप रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करें। रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग, ये भी जरूरी है कि हम रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें। अगर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग अच्छी तरह से हम सोच समझ के करेंगे तो मृदा प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, क्योंकि
रासायनिक दवाओं के प्रयोग द्वारा भी मृदा का बहुत सारा प्रदूषण जो है वो होता है। तो इसको रोकने के लिए भी मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक दवाएं छिड़काव करने से और रासायनिक खादें डालने से हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ ताकत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट नंबर 6 है फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाने से क्या होगा कि हमारी मृदा की जो ताकत है, जो मिट्टी हमारी प्रदूषण का शिकार हो जाती है, जिसमें बंजरता आ जाती है, वो नहीं आएगी। और एक ही फसलें बोने से जो उपजाऊपन कम होता है, वो फसल चक्र के द्वारा हम क्या करेंगे कि मृदा की उपजाऊ ताकत को बनाए रख सकते हैं और मृदा प्रदूषित होने से बची रह सकती है। और अगला है 7th पॉइंट, घरों का कचरा निश्चित जगह पर डालना। घरों का जो कचरा है वो निश्चित जगह पर डाला जाए, क्योंकि घरों का जो कचरा है दाएं बाएं भूमि के बड़े भूभाग पर अगर बिखेर दिया जाए तो वो प्रदूषण का कारण बनता है। बरसात के दिनों में बहुत सारे रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी के द्वारा उस कचरे के अंदर से जमीन के अंदर रिस जाते हैं और हमारे प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। तो ये कुछ एक कारक हैं जिससे जो है हम प्रदूषण फैलने से बचा सकते हैं, भूमि के प्रदूषण को रोका जा सकता है और ये उपाय अपनाए जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय ऐसे हो सकते हैं जिससे कि अतिदोहन भूमि का ना हो, भूमि के अंदर लगातार फसलें ना लेकर के बीच बीच में गैप देना। इसके अलावा हम मिट्टी को जो है जो उपजाऊ ताकत है वो देसी खाद के रूप में उसको दे दें, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना। ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा मृदा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आज हमने क्या जाना, स्वस्थ रहने के नियम हमने जाने कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए, अपना टाइम निश्चित करना चाहिए, शारीरिक साफ सफाई रखनी चाहिए, वस्त्रों की सफाई रखनी चाहिए, व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए, नींद और आराम लेना चाहिए। ये स्वस्थ रहने के कुछ नियम हमने करे आज। उसके बाद हमने मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी के अंदर रासायनिक तत्वों का मिल जाना, जहरीले पदार्थों का मिलना या मिट्टी का कटाव होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। फिर मृदा प्रदूषण के हमने उपाय पढ़े कि नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, वो सारी चीज़ें आज हमने कर ली। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।